Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है बच्चे, जिसमें हम NCERT का पैराग्राफ नंबर कौन सा ले रहे हैं बच्चे? पैराग्राफ नंबर 15 ले रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? सिस्टमेटिक्स रहेगा आज का हमारा टॉपिक. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टैक्सोनॉमी क्या होता है. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग क्या डील करते हैं बच्चे? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए उसके कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर. ठीक है, विच इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था बच्चे? लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज हम सिस्टमेटिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है देखो ज़रा. यहाँ पे सिस्टमेटिक्स का हम पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. ये 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर में देखना, बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है. बच्चे इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग बहुत समय से सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट उनके बीच रिलेशनशिप के बारे में भी जानने में इंटरेस्टेड थे. उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक्स. ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ पे बताया इन्होंने, यहाँ पे बताया है कि सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ बच्चे हार्ट के 2 चैम्बर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ. ठीक है, ये 2 चैम्बर हार्ट बन गया, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये हमारे पास कितने चैम्बर हार्ट बन गया? ये 3 चैम्बर हार्ट बन गया. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कितने चैम्बर बन गया? ये 4 चैम्बर हार्ट बन गया बच्चे. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट में पाइसिस की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसमें फिशेज आएंगी, है ना. और 3 चैम्बर हार्ट में बात कर रहा हूँ एम्फीबियंस की. किसकी बात कर रहे हैं? एम्फीबियंस की. तो एम्फीबियंस में क्या आएंगे बच्चे? आपके एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग्स आ जाएंगे. और ये क्या आ जाता है? 4 चैम्बर जो है आपका, वो क्या है बच्चे? आपका मैमल्स आ जाएंगे, जिसमें ह्यूमंस आ जाएंगे, है ना. मैं जनरली बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, पहले 2 चैम्बर हार्ट जो था वो फिशीज़ में आया, फिर उसके बाद फ्रॉग में आया, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? ह्यूमंस आए. तो कहने का मतलब है कि पहला जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर्ड होगा, है ना. तो फिर उसके बाद 3 चैम्बर हार्ट आया होगा, फिर उसके बाद 3 चैम्बर हार्ट आया होगा. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिश का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो किसके अंदर है? फ्रॉग के अंदर. ठीक है, फ्रॉग कहीं ना कहीं फिश से इवॉल्व हुआ है और ह्यूमन कहीं ना कहीं एम्फीबियन से इवॉल्व हुए. समझ आए? लाइफ तो पानी से ही आई है ना बच्चे. तो बताया जा रहा है कि इन 2 टैक्सा के बीच में, इन 2 कैटेगरीज के बीच में जो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स. ऐसा तो नहीं हुआ ना बच्चे, पहले 4 चैम्बर आया, फिर 3 आया और फिर 2 आया. ऐसा नहीं, पहले 2 आया फिर 3 आया. तो मतलब 3 चैम्बर वाले ऑर्गेनिजम्स का एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो सकता है 2 चैम्बर वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ. ठीक है बच्चे, तो अब देखो सिस्टमेटिक्स क्या होता है. सिस्टमेटिक्स मतलब टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी मतलब फाइलोजेनी क्या होगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, दैट इज फाइलोजेनी, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके सिस्टमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है. तो बेटा इसमें ये चीज़ बताइए. अब यहाँ से आगे बोल रहा है द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स की. 2 चैम्बर हो गया, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर. तो मतलब ऐसे सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ है. समझ आए बच्चे? तो इसका मतलब जैसे कार्लस लिनियस ने यूज्ड किया है सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. मतलब सिस्टेमा क्या है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. जिसको कौन यूज़ कर रहा है बच्चे? कार्लस लिनियस अपनी बुक की पब्लिकेशंस में उन्होंने लिखा है ना. लिनियस ने लिखा है अपनी बुक में सिस्टेमा नेचर. तो सिस्टेमा नेचर जो है वो एक क्या है बच्चे? बुक है जो किसने दी है? लिनियस साहब ने दी है. और उसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे? उस बुक में क्या लिखा हुआ है? सिस्टमेटिक्स की क्लासिफिकेशन दी हुई है. मतलब सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो कार्लस लिनियस ने अपनी बुक का एक टाइटल दिया हुआ है और बुक का नाम है सिस्टेमा नेचर.
ठीक है। और उस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चे? बच्चे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट नॉट रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या कट जाएगा बच्चे, नॉट नहीं आएगा बच्चे। क्या चाहते थे वो जानना चाहते थे कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, है ना, नॉट कट जाएगा, तो ये गलत हो गया बेटा। दूसरा बताता है कि सिस्टमेटिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज सिस्टीमा विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है, बी पार्ट हमारा सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया है बेटा, हाँ ग्रीक वर्ड नहीं था, लैटिन वर्ड था। क्या था, लैटिन वर्ड। तो ये भी तो गलत हो गया ना बच्चे, ग्रीक गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद लिनियस यूज द सिस्टम नहीं सिस्टेमा, ठीक है, नेचर एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस, ठीक है, सिस्टम नहीं सिस्टमा, ये पूरा याद रखना है, ये भी गलत हो गया बच्चे। फिर क्या बता रहा है आपका, सिस्टमेटिक्स डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही है। और सिस्टमेटिक्स क्या है बच्चे, सिस्टमेटिक्स करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो बिल्कुल सही हो गया बच्चे, ठीक है। ये सिस्टमेटिक्स क्या कहलाएगा बच्चे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सबसे पहले करेक्टराइज करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासीफाई करना, है ना। पहले करेक्टराइज करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर नेमिंग करना, और फिर उसके बारे में उनके बारे में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जानना कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो उस पूरे स्टेप को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक्स बोलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो 4 स्टेप हैं, ये किसके हैं, ये टैक्सोनॉमी के हैं। और ये वाला जो है ये क्या है बच्चे, सिस्टमेटिक्स का है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स प्लस फाइलोजेनिक, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो फाइलोजेनिक प्लस टैक्सोनॉमी को ही हम सिस्टमेटिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ डी एंड ई इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई जाएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बच्चे। क्या बता रहा है कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बच्चे, ये 7 स्टेप क्लासिफिकेशन है जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। 7 स्टेप मतलब किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो कितने स्टेप आ गए, 7 स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहते हैं, मतलब मेनी स्टेप आ जाते हैं जिसमें। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक आर कैटेगरी, ठीक है बच्चे। तो मतलब हर एक स्टेप जो होगा, देखो यहाँ पर ईच स्टेप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, कैटेगरी, एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट टैक्सॉन। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें पता होंगी बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है बच्चे, 7। कितनी है, 7 हैं। आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जान सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेट या रियल कैटेगरी हम इनको बोल सकते हैं। ये क्या है बच्चे, इट इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब जो होना ही होना है किसी भी प्लांट्स, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज का तो रहना ही रहना है, इनको हम रियल कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे पढ़ लो ज़रा थोड़ा सा क्या बता रहा है, सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये सारी कैटेगरी कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स, मेनी स्टेप्स को कंबाइन करके, मतलब 7 स्टेप को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक कैटेगरी को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, किंगडम जो है इसको हम बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि सबसे टॉप पे। और स्पीशीज जो है इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। और ये बीच वाले जो हैं इनको हम इंटरमीडिएट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। जो रैंक होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, टैक्सॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरोफाइशी, या हमारे पास क्या है, ब्रिंजल।
तो ये क्या है बच्चे, क्लोरोफाइशी अलग रैंक आ जाएगा, है ना, ब्रिंजल अलग रैंक आ जाएगा। क्लोरोफाइशी हमारी क्लास है, ब्रिंजल हमारा जीनस है, जीनस क्या है, कैटेगरी है, और ब्रिंजल क्या है, हमारा रैंक है जिसको हम टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। टैक्सॉन का प्लूरल क्या होगा बच्चे, टैक्सा। तो आगे ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पे बता रहे हैं बच्चे, हमने बिगेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें ना कुछ सब फैमिली, सब क्लास, सब आर्डर और सब फाइलम भी आपको देखने को मिलेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो उसमें याद रखना कि ये कौन सी कैटेगरीज होती हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है। फैमिली तो कैटेगरी है, क्लास कैटेगरी है, ऑर्डर कैटेगरी है और फाइलम कैटेगरी है, बट जब हम सब लगा देते हैं तो इट मीन्स वो इंटरमीडिएट कैटेगरी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ बच्चे, एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। एक लाइन में यहाँ से यहाँ के लिए खींच रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिसेंडिंग लाइन है और इसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा असेंडिंग लाइन्स, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को एनसीईआरटी कहती है, एक उसमें असेंडिंग लाइन होती है और एक उसमें डिसेंडिंग लाइन होती है। तो यहाँ पर बच्चे ये हमारी एक डिसेंडिंग लाइन है, ये क्या है, हमारी डिसेंडिंग लाइन है, और ये हमारा क्या है, असेंडिंग लाइन है। तो बताया जा रहा है बच्चे कि जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, अगर हम उसको स्पीशीज़ से किंगडम की ओर देखते हैं तो हमारे पास सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ करती हैं। क्या होगा, सिमिलरिटीज़ बच्चे डिक्रीज़ करेंगी और डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे स्पीशीज़ टू किंगडम देखेंगे तो उस समय स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होगा और जीनस का कम होगा। आप लोग खुद देख सकते हैं बच्चे, जैसे आपके एक पापा होंगे और उसके आगे बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे स्पीशीज़ आगे, पापा एक। तो जब भी हम किस फैशन में क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, स्पीशीज़ टू किंगडम, तो उस समय हमारी सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ करती हैं और डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती है, वैरायटी इंक्रीज़ करेंगी। समझ आई बच्चे। और जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं किंगडम टू स्पीशीज़, किंगडम टू स्पीशीज़, तो ये डिसेंडिंग लाइन आगे बच्चे, तो इस समय हमारी सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं और डाइवर्सिटी डिक्रीज़ करती है। समझ आए बच्चे, क्योंकि पापा एक हैं और सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं क्या होंगी, हमारी ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो डाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज़ कर गई, सिमिलरिटीज़ क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। तो बच्चे हमने यहाँ पर समझ लिया है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है। ठीक है बेटा, बिगेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, सिमिलरिटीज़ कब डिक्रीज़ करती हैं, कब डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती है और कब सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं और डाइवर्सिटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट जितने मैंने आपको बताए ये आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चे, करेक्ट स्टेटमेंट हमने देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक बट नॉट कैटेगरीज। तो बच्चे इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि बट नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक तो सिंगल स्टेप होती नहीं है, ये 7 स्टेप रिएक्शन है, 7 स्टेप प्रोसेस है, और बट कैटेगरीज, ठीक है, रिप्रेजेंट रैंक एंड कैटेगरीज, ठीक है, नॉट नहीं आएगा। दूसरा ये गलत हो गया, ऑल टैक्सॉन कैटेगरीज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की वेयर बिगेस्ट यूनिट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज नहीं बच्चे, बिगेस्ट यूनिट हमने क्या देखा, किंगडम देखा हमने। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया बच्चे। फिर बता रहा है कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंटैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। यस, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर कुछ नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने समझना है। मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं इंसेक्ट आ गया, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है बच्चे, ये इंसेक्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं ये इंसेक्ट हैं। तो इंसेक्ट क्या है, एक ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर। क्या करेंगे बच्चे, शेयर करेंगे कॉमन फीचर। ठीक है बच्चे, मतलब जो इसका रिसोर्स होगा बच्चे, तो इन इंसेक्ट का सेम होगा, तो इनके जो फूड हैबिट के रिसोर्स होंगे, मतलब जिससे खाना खाते हैं, तो उनके क्या रहेंगे बच्चे, कॉमन रहेंगे, फीचर जो होंगे वो कॉमन रहेंगे। लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, तो जितने भी इंसेक्ट होंगे इन सब की
जो 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो ये क्या हो गया, इनका कॉमन फीचर हो गया बच्चे सबका। बात समझ आ रही बच्चे? जैसे इंसेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, इसको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा, इधर देखो, इधर इधर, ग्रुप क्या कहलाएगा, कैटेगरी कहलाएगी। ग्रुप क्या कहलाएगा, कैटेगरी। ठीक है, तो इंसेक्ट किस में आता है, इंसेक्ट की क्लास होगी कोई बच्चे, तो क्लास क्या है, कैटेगरी है बच्चे। तो इस इंसेक्ट की क्लास क्या होगी, इंसेक्टा होगी। तो इंसेक्टा क्या आ गया, टैक्सॉन आ गया बच्चे। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि कैटेगरी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टैक्सॉन को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टैक्सोनॉमिक, कैटेगरी और हायरार्की को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इंसेक्ट के। अब बोल रहा है कि शेयरिंग कॉमन फीचर। ठीक है, तो ये कॉमन फीचर शेयर कर रहा है, जैसे लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगी इसकी, है ना, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन फीचर हो गया। इट मीन्स insect are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category। तो रैंक और कैटेगरी को हमें समझने के लिए, रैंक या कैटेगरी को समझने के लिए हमें एक और एग्जांपल लेनी है। बट पहले ये चीज़ देख लो कि जो इंसेक्ट होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप क्या है, कैटेगरी है। ठीक है, और अब इंसेक्ट की कोई क्लास भी होगी बच्चे जिसको हम इंसेक्टा कहते हैं, और इंसेक्टा क्या है, टैक्सॉन है। तो कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बता रहा है कि कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस दैट इज बर्ड्स की जो बीक होती है वो भी क्या होता है, बीक जो है बच्चे वो कॉमन फीचर हो गया ना बर्ड्स का। जैसे इंसेक्ट का कॉमन फीचर क्या है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, वैसे बर्ड्स का भी रहता है। ठीक है, तो मतलब क्लास जो है वो क्या है, कैटेगरी है, और इंसेक्टा किसकी, इंसेक्ट की क्लास क्या है, इंसेक्टा क्या है, टैक्सॉन, और क्लास क्या है बच्चे, क्लास क्या है इसकी, इंसेक्टा, है ना। तो अब इंसेक्टा क्या है, टैक्सॉन, और क्लास क्या है, कैटेगरी। तो कैटेगरी रिप्रेजेंट टैक्सॉन। आई होप कि बच्चे मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है ना। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, कैटेगरी को। ग्रुप किस में आएगा, कैटेगरी में आएगा। एंड कैटेगरी फर्दर डिनोटेड रैंक, तो कैटेगरी किस में आएगी बच्चे, रैंक में आएगी। ईच रैंक आर टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो ना, अब जैसे आपके पास क्या आता है, ये क्लास है, ये क्लास है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कैटेगरी को। तो अब ये क्या है, फाइलम, फाइलम क्या है, कैटेगरी है, जिसको हम ईच रैंक आर टैक्सॉन, मतलब ये हर एक जो रैंक है बच्चे इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्डर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हर एक जो बच्चे रैंक होता है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, these taxonomic group categorize are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। देखो बच्चे, अब इस पैराग्राफ को समझना बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल पैराग्राफ है ये। ठीक है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। these taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। मैं आपको बताता हूँ, when you are going to place somewhere जहाँ पर आपको 20 से 25 प्लांट दिख रहे हैं एक ही कैटेगरी के। ठीक है बच्चे, तो व्हाट इज़ योर मेन क्राइटेरिया, आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा उनको क्लासीफाई करने का। मतलब आपको देखो ना, घिया तोरी की फैमिली सारी सेम सेम ही दिखती है ना, सामने से देखोगे तो सभी सिमिलर ही आपको दिखेंगे। तो मतलब एक ही कैटेगरी के आपको 20 से 25 प्लांट आपको दिख रहे हैं, तो जब आप उनको क्लासीफाई करोगे तो आपकी मेन अप्रोच क्या रहेगी, एक्सटर्नल अपीयरेंस या जेनेटिक मेकअप, व्हाट इज़ मोर रियलिस्टिक। सामने से चीज़ें देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर दिख सकती हैं, बट उनके जीन में चेंज हो सकती है बच्चे। दे आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस। आप क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से नहीं कर सकते, बट ऑल्सो जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप से आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हो। मॉर्फोलॉजिकली तो ठीक है, बट मॉर्फोलॉजिकली के बेस पे ही सिर्फ आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिखने में तो सब मुझे सेम दिखते हैं। घिए तोरी वाली फैमिली सारी, वो घिया कद्दू जो भी आप देखते हो वो सब मुझे सामने से सेम दिख रहे हैं बच्चे, बट उनके जीन में चेंज होगी। तो जब भी आपको ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है तो उसका मॉर्फोलॉजिकली एंटिटीज़ ही सफिशिएंट नहीं होती बच्चे। फिजिकल अपीयरेंस शुड सिमिलर,
बट जीन मेकअप इज डिफरेंट। तो आपको मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली स्टडी करने के बाद ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है, इस 2 लाइंस का मतलब है। ठीक है बेटा, बेटा आप क्वेश्चन पूछा है इसके रिलेटेड, देखो जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयर 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, नहीं 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ये गलत हो गया। इंसेक्ट इज रैंक आर कैटेगरी, तो क्या हो गया बच्चे, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, कैटेगरी रिप्रेजेंट रैंक एंड ईच रैंक एंड टैक्सोन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल राइट है। फिर क्या बता रहा है, बता रहा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर नॉट डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकली एंटिटीज आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, तो मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर नॉट, ये गलत हो जाएगा बच्चे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल आइडेंटिटी आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, तो यहाँ पे नॉट नहीं आना था, ठीक है, ये गलत हो गया। तो आपका बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर है ना। आप लोग दोबारा से पीछे जाके देख सकते हैं क्या स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पे देखो इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगराइज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ठीक हो गया बच्चे आपका, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक ये वाला पैराग्राफ है हमारा बेटा, ये पैराग्राफ है, तो इसमें यही चीज़ बताई गई है बच्चे। इस पैराग्राफ में क्या बताया है, बता रहा है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, लाइक क्या होगी, मतलब जब भी हम सभी नॉन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बच्चे, तो उसमें जो डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज जो होती हैं, लाइक किंगडम, फाइलम्स, डिवीजन्स फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। फाइलम किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरीज। देखो बच्चे, स्पीशीज क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है, और आपकी किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, कि आप ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे प्लेस कर सकते हैं। और इससे पहले ये बताया है पैराग्राफ में कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखने के लिए हम इन स्टेप्स का प्लान करते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप्स आपने पढ़े, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, तो हम ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज में रखने के लिए इन स्टेप्स का प्लान करते हैं। लाइक जैसे करेक्टर आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के, है ना, स्टडी करना, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की एनालिसिस करना। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर बता रहा है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ करेक्टर। इसको पहले समझो। मानो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू स्टडी द वी आर गोइंग टू स्टडी द नंबर ऑफ 10 प्लांट्स। ये मैंने 10 प्लांट्स लिए हैं बच्चे, वे देयर करेक्टर्स, मुझे इनके करेक्टर स्टडी किए। तो जब मैंने इनके करेक्टर स्टडी किए 10 प्लांट के, तो मैंने इनमें क्या नोटिस किया बच्चे, इनमें मैंने सिमिलरिटीज़ ज़्यादा देखी, मोर सिमिलरिटीज़ मुझे दिखी। तो इसका मतलब जब भी हम किसी भी, मतलब हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, अगर आप किसी भी कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं तो आप उनके करैक्टर के बेस पे करोगे, है ना। आपने उसके करैक्टर क्या क्या नोटिस किए, मुझे लगा कि उसके अंदर प्लेसेंटेशन कैसी है, मुझे लगा उसके अंदर की पेटल कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, अनफ्यूज्ड हैं, मैं वहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि उसकी पत्तियाँ कैसी हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ ब्रांच कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं। तो ठीक है बेटा, एनाटॉमिकल भी देख रहा हूँ मैं, मॉर्फोलॉजिकली भी देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा समानताएँ मुझे दिख रही हैं प्लांट्स में, ठीक है, तो इन 10 प्लांट्स को मैं कहाँ प्लेस कर दूंगा, प्लेस द सेम कैटेगरी। ठीक है, जितनी ज़्यादा समानताएं होंगी उतना ही हम उनको एक कैटेगरी में प्लेस कर देंगे, जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ एनालिसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तुलना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ करके सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। समझ आई बच्चे। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, अगर मुझे 10 इन प्लांट्स की एक जैसी सिमिलरिटीज़ लग रही हैं, लीफ वगैरह सब कुछ देखने के बाद, तो मैं इनको किस कैटेगरी में प्लेस कर दूंगा, क्लास में, जिसको हम सोलिनेसी कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जितने ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम एक ही कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर
of an individuals or group of organism. This help in identify the similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organisms. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ एनालिसिस करेंगे। जिस भी क्लास के ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी सिमिलरिटीज़ मैच करेंगी हम उसको उसी में प्लेस कर देंगे। समझ आए? तो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को एनालिसिस करने के लिए हमें पहले कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स का ध्यान करना होगा। ठीक है, और फिर सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, और फिर उसके बाद हम उनकी ग्रुपिंग कर देंगे कि किस कैटेगरी के साथ ये मैच कर रहा है और वहीं पे हम इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, और इससे पहले जो आपने पढ़ा था क्या, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम। ये क्या है बच्चे, ये सब ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी में रखने के लिए हम इन स्टेप्स को प्लान करते हैं। क्लियर है बच्चे? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इसके साथ एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, बता रहा है कि किंगडम इज़ द लोवेस्ट, किंगडम इज़ द लोवेस्ट, ये तो गलत हो गया ना बच्चे, किंगडम इज़ द हाईएस्ट, है ना। फिर डिवीजन इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड फाइलम इज़ यूज फॉर प्लांट, ये भी गलत हो गया। फाइलम जो होता है बच्चे एनिमल के लिए होता है, डिवीजन प्लांट के लिए होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। बाई नॉलेज और करेक्टर ऑर्गेनिज्म कैन प्लेस इन वेरियस कैटेगरीज, है ना, तो ये पार्ट तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। तो बच्चे कैरेक्टर के आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं किसी कैटेगरी में, ये तो सही है। बाई स्टडी करेक्टर वी कांट आइडेंटिफाई, है ना, वी कांट नहीं आएगा बच्चे, वी कांट नहीं आएगा, है ना। बाई स्टडी करेक्टर आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो सी पार्ट आपका राइट होगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे बच्चे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़। डिफरेंट कैटेगरीज़ आपको पता ही है बच्चे क्या हैं, जो किंगडम से स्टार्ट होती है और स्पीशीज़ तक। तो फिर उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।